पिछले चंद लेक्चर्स में हमने कुछ अपने एडिट को बना के देखा, हमने कुछ डिफरेंट टूल्स भी एक्सप्लोर किए, हमने टाइमलाइन की कुछ ऑप्शंस भी देखी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड की कि किस तरीके से आप अपने एक शॉट को स्लो मोशन कर सकते हैं या फिर फास्ट मोशन में लेके जा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ, जो शुरू में हम लोगों ने जे के एल इन 3 कीज़ का इस्तेमाल किया था। तो के से स्टॉप होता है, एल से फास्ट फॉरवर्ड प्ले होता है और जे से रिवर्स में प्ले होता है। तो वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, वो फिजिकली उस स्पीड की क्लिप बिल्कुल स्लो या फिर फास्ट नहीं कर रहा होता। आप अगर 2 3 4 दफ़ा एल की प्रेस करते हैं तो वो उसकी स्पीड आपको प्रीव्यू कराने के लिए, आपको क्यू कराने के लिए तेज़ कर देता है। हाँ, अगर आपको उसी फील का चाहिए कि जिस तरीके से वो उस वक्त आपको शो कर रहा होता है, तो उसके लिए आपको फिजिकली जाके इसकी क्लिप की स्पीड को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको टाइमलाइन पे कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं एडोबी प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन पर हूँ। मेरे पास एक एडिट बना हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसमें कुछ एक ऑडियो भी लगी हुई है, म्यूज़िक लगी हुई है और हम इसकी स्पीड को चेंज करने लगे हैं अपने क्लिप्स की। इसको करने से पहले मैं आपको एक टिप देता चलूँ। आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन पे आपके पास, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं आपके पास आगे और भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं और नॉर्मली ऐसा होता ही है। आप कुछ एडिट कर रहे होते हैं, कुछ सिलेक्शन कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को आप रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो आप उनको डिलीट नहीं करते, आप उनको एंड पे रख लेते हैं। या फिर असेंबल करके जो चीज़ें आप लाए होते हैं फिर उनको रफ एडिट कर रहे होते हैं, वो भी आपके पास टाइमलाइन पे मौजूद होती है और वो करते करते बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन भी बढ़ती रहती है, आपकी टाइमलाइन भी ऑक्यूपाई होती रहती है। तो इसके लिए हम अपना सिंपल इन पॉइंट और आउट पॉइंट को यूज़ करते हुए अपने एक बेसिक मार्कर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कि अगर मैं यहाँ पर इन पॉइंट लगा लूँ सिंपल आई प्रेस करने से और यहाँ पर मैं आउट पॉइंट लगा लूँ, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी टाइमलाइन पे जहाँ पर मेरा इन और आउट पॉइंट लगा है, तो ये मेरे लिए एक मार्कर है, मेरे लिए एक निशानी है कि मैं वहाँ पर अपना एडिट फाइनल इस टाइमलाइन के इस एरिया पे कर रहा हूँ। और फर्दर मैं कहीं पर भी होऊंगा टाइमलाइन पे, अगर मैं यहाँ पर क्यों नहीं, मेरा कर्सर है CTI यहाँ पर क्यों नहीं है, तो मैं शिफ्ट आई करूंगा तो मैं अपने एंड पॉइंट की तरफ जंप कर जाऊंगा, बेशक मेरा CTI टाइमलाइन पे कहीं पर भी हो। इन पॉइंट के लिए आई, आउट पॉइंट के लिए ओ। अगर आपने इनको क्लियर करना हो तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, क्लियर इन एंड आउट पॉइंट। और अगर आप किसी तरह माउस से सिलेक्ट करें, क्वेश्चन मार्क की प्रेस करें जो आपके शिफ्ट के साथ है, तो उससे उस एरिया पे इन आउट ऑटोमेटिकली लग जाता है। और ये बड़ा ज़रूरी भी होता है कि आप एंड में अपनी ड्यूरेशन फाइनल देख सकें। जिस तरह मैंने अभी इसको अपने एडिट को पकड़ के जब क्वेश्चन मार्क की प्रेस की, इन और आउट यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पर मेरे पास एक ड्यूरेशन भी आ रही है, इन और आउट की ड्यूरेशन। तो ऑब्वियसली जो आप एडिट कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए। खैर, हम आगे चलते हैं अपनी स्पीड की तरफ। तो स्पीड को छेड़ने के लिए आपके पास 2 3 चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्पीड जो आती है वो 100% होती है, जो क्लिप आपके पास रिकॉर्ड हुआ है। किसी भी क्लिप के ऊपर मैं अगर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगी स्पीड स्लैश ड्यूरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जब इसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं तो इस शॉट की ड्यूरेशन भी बदल रही है। आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास स्पीड 100% है। अगर आप इसको कम की तरफ लेके जाएंगे 60 70 मे बी 50% 40%, तो आप इस क्लिप की स्पीड को स्लो कर रहे हैं। और वही आप ज़्यादा की तरफ लेके जाएंगे, मतलब 100 से ऊपर लेके जाएंगे, 120 50 170 200 प्लस 500, जितना भी आप इसको लेके जाते जाएंगे तो उतनी उस क्लिप की स्पीड तेज़ होती जाएगी। इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर ड्यूरेशन की भी ऑप्शन आ रही है। इस ड्यूरेशन का मतलब ये है कि मुझे इस वक्त बता रहा है कि 100% के बाद इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड 16 फ्रेम है। जिस तरह से हमारा ये टाइम कोड का फॉर्मेट होता है, फ्रेम, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, तो ये 1 सेकेंड 16 फ्रेम इसकी ड्यूरेशन है 100 फ्रेम पे। तो अगर मुझे इसको एडजस्ट ही करना होता है पूरे 1 सेकेंड के अंदर, तो मैं यहाँ से इसको 0 1 कर दूंगा। और 0 1 मैंने 0 0 नहीं किया, मैंने 0 1 किया, क्योंकि जो मेरा 1 सेकेंड है उसके बाद जब वो आउट पॉइंट लेगा तो वो ब्लैक पे ना आ जाए, तो 1 फ्रेम पीछे आपको अपना आउट पॉइंट रखना होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 1 सेकेंड मेरा इस तरह से बना है। अब मैं इसको अगर ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन से इस वक्त ये थोड़ा छोटा हो चुका है।
और अगर मैं इसकी स्पीड में दोबारा जाऊं स्पीड ड्यूरेशन में, तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली इस ड्यूरेशन को सेट करते हुए इसकी स्पीड 157.69% पे ले गया है। इसको मैं अभी कैंसिल करके आपको टाइमलाइन पे भी दिखाता हूँ। इसको अगर मैं जूम करूँ तो इस क्लिप के नाम के आगे आपके पास यहाँ पर भी ये लिखा आ रहा होता है इसकी स्पीड, ब्रैकेट के अंदर 157.69 इसकी स्पीड हो चुकी है। अच्छा, मैं इस तरह कर सकता हूँ कि पहले हम इसको ज़रा अंडू करते हैं और हम इसको नॉर्मल स्पीड में देखते हैं। इस क्लिप को नॉर्मल स्पीड में देखते हैं। ऑलरेडी इसकी स्पीड 148 है। सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं और मैं स्पीड में गया, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल R और इसकी स्पीड को मैं 100% करके ओके कर देता हूँ। तो इस वक्त मेरे पास ये क्लिप इस तरह से है। मैं फर्दर आपको दिखाने के लिए इसको आउट पॉइंट इसका मैक्सिमम खोल लेता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से नज़र आ सके इसका डिफरेंस भी। तो ये मेरे पास क्लिप है जिसको हमने प्ले किया, तो आप देख सकते हैं कि 100% पे इस तरह से ये क्लिप अब मैं इस क्लिप की ड्यूरेशन को छेड़ता हूँ राइट क्लिक स्पीड। अगर मैं इसको डबल करना चाहूँ मैं 200% कर लेता हूँ। आप देखेंगे टाइमलाइन पे भी वो ऑलमोस्ट उसके डबल हो गई है। म्यूज़िक की फाइल को फ़िलहाल डिसेबल करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड तेज़ हो चुकी है और जल्दी वो निकला है यहाँ से। यहाँ पर मेरे पास टाइमलाइन पे भी 200% आ रहा है। मैं इसको ज़रा और ज़्यादा तेज़ करता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ 600। अब आप इसकी मूवमेंट देखें। मैं चाहूँ तो इसको 1200 करके देख लेता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह स्पीड की परसेंटेज वहाँ से बढ़ाने से इसकी स्पीड तेज़ होती गई। अब मैं आपको इसी को अगर स्लो करके दिखाऊं, मैं इस पे कंट्रोल R या राइट क्लिक से भी जा सकता हूँ। 100 बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब मैंने इसको स्लो करना है। ऑब्वियसली मैं इसको स्लो करूँगा तो मुझे 100 से नीचे आना होगा। मैं इसको 40% करता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त 40% पे चल रहा है। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। सेम क्लिप की ड्यूरेशन में अगर 20% पे ले जाता हूँ, इसमें थोड़े से जर्क्स ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त देखें ये मूवमेंट जो है स्मूथ नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है। तो इसकी एक वजह है और इसकी वजह ये है कि इसमें हर क्लिप के अंदर आपके पास, जिस तरह हमने पहले बात की थी फ्रेम पर सेकंड की, तो ये फ्रेम्स ही बेसिकली इसकी स्पीड को बेहतर आपको दिखा सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम है और उसको आप एक लिमिटेड हद तक स्लो कर सकते हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो लिमिटेड फ्रेम है 25 फ्रेम है तो वो आपको बीच में जर्क देना शुरू कर देगा या फिर आपस में वो इस तरीके से ब्लेंड हो रहे होंगे कि आपको उसमें से मिक्स होते नज़र आ रहे होंगे, तो आपको स्मूथ नज़र नहीं आ रहा होगा। जो आपको अल्ट्रा स्लोमो किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं बेसिकली उसमें फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप कह लें 120 फ्रेम भी किसी के अंदर है या 100 फ्रेम भी पर सेकंड है, तो उसमें आपके पास ज़्यादा मार्जिन है कि आप उसको थोड़ा स्लो ज़्यादा कर सकें। और बिल्कुल ही अल्ट्रा वाली की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 600 फ्रेम, 800 फ्रेम, मे बी 1000 फ्रेम तक कैमरास के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है। वो आपको बहुत ज़्यादा ही स्लोमो नज़र आएगा। तो आप अपनी स्पीड को इस तरह से कम या ज़्यादा करेंगे कि आपको फ्रेम रेट को जहन में रखना है, आपने साथ साथ इसको प्रीव्यू भी करना है। आप देख रहे हैं 20% पे इस पर जर्क आने शुरू हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक डिसेंट हद तक स्लो कर लेंगे। अभी मैंने 50% की है, तो ये आपका स्लो इस तरह से हो गया है। हमने सेम क्लिप को फास्ट भी करके देख लिया, हमने स्लो भी करके देख लिया। तो एक तो ये तो था हमारे पास एक तरीका। दूसरा हमारे पास यहाँ पर रेट स्ट्रेच का टूल भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं शॉर्ट की इसकी R ब्रैकेट में लिखी हुई आ रही है। ये बेसिकली क्या करता है, आप इस टूल के ज़रिए भी इसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो करनी है तो आपको इसको यहाँ पर ले जाके आगे एक्सपेंड करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त आपका 20% हो गया है। और अगर आपको सेम क्लिप को तेज़ करना है तो आपको इसको यहाँ से पकड़ के जितना छोटा करना होगा उतना ही वो तेज़ होता जाएगा। इस वक्त इसकी स्पीड है
230 मैं इसको और करना चाहता हूँ, मैंने इसको किया। अब आप देख सकते हैं इसकी स्पीड ब्रैकेट में यहाँ पर 627 आ रही है। प्ले करके देखता हूँ, आप देख रहे हैं कि वो एकदम से वो क्लिप आपका, और इसको मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये स्लो होता जा रहा है 47% पे। तो रेट स्ट्रेच टूल आपके पास बहुत ज़्यादा उस पर काम आता है जब आपके पास एक प्रॉपर एडिट बना हुआ हो टाइमलाइन पे, आपके पास ठीक ठाक, और आपके पास मार्जिन नहीं है ज़्यादा कि आप उसको कर सकें स्पीड ड्यूरेशन से, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपने अगर इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है, अब आपको नहीं पता कितनी ड्यूरेशन में आपको करना है, तो आप यहाँ रेट स्ट्रेच टूल को लेके इसके अंदर इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने बेसिकली परसेंटेज तो नहीं बताई, उसने खुद ही उसको उसके अंदर रहते हुए एडजस्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से स्पीड की अपनी विंडो में जाऊँ, कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की, या राइट क्लिक से भी आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखी थी, रिवर्स और ये रिपल की भी। अगर रिवर्स की हम बात करें इस वक्त, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स का मतलब बिल्कुल यही है कि आपका जो क्लिप है वो रिवर्स स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपने जितना भी इसको तेज़ किया वो, अगर हम इसको और भी बढ़ा लें, यहाँ पर 300 कर लें, तो वो फास्ट भी हो रहा है, इसकी स्पीड भी हो रही है, और यहाँ से रिवर्स को चेक करने से वो टोटली रिवर्स में भी काम कर रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं ये इस वक्त स्पीड भी बढ़ी। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ जस्ट अपने सिलेक्शन टूल से ही। क्लिप का अगर आउट पॉइंट आगे मौजूद था तो वो उसको खोल देगा, और अभी हमने इसको रिवर्स किया है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस शॉट में आपके पास वो जो सूरज था वो इस वक्त वापस नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसको दोबारा अनचेक कर देंगे तो ये नॉर्मल स्पीड पे इस तरह अब बाहर की तरफ आ रहा है। बड़ा कुछ प्ले अराउंड कर सकते हैं, बास शॉट्स को आप कुछ ट्रीटमेंट वाइज रिवर्स फिर नॉर्मल स्पीड जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास प्ले अराउंड करने का मार्जिन होता है स्पीड में। इसके अलावा आपके पास नीचे कुछ ऑप्शंस और भी आ रही थी, जिसमें आपके पास है रिपल एडिट, शिफ्टिंग, ट्रेलिंग क्लिप्स। तो इससे क्या मतलब है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे अपना ये एडिट बना हुआ है इस तरह से, और मैंने सबकी स्पीड ही में भी मैं कहता हूँ कि 300 करनी है, मैं सबकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं इसकी स्पीड 300 कर दूंगा, ओके करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि स्पीड बढ़ाने से क्लिप छोटे हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्यूरेशन तो मतलब कम होनी थी उसकी यहाँ पर, और सबके बीच में गैप आ गया। तो आपका एडिट सारा बना हुआ, अब आपको दोबारा से क्लिप्स को एडजस्ट करना पड़ सकता है, या फिर आप रिपल राइट क्लिक करके रिपल डिलीट, या खाली इस स्पेस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो आपके पास लेकिन कुछ स्टेप्स फजूल में ऐड हो गए। तो अगर मैंने इसको यहाँ से इस तरह ही करना था, इस ऑप्शन को मैं अगर ऑन कर लूँगा और स्पीड में जाके अब मैं चेंज करूँगा, तो वो जितना भी बीच में गैप होगा वो उस सब को, जितनी आपकी सिलेक्शन है उसको अपने पास रिपल एडिट कर देगा, पीछे की तरफ उसको मूव कर देगा। इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका इस वक्त गैप्स जो हैं वो नहीं रहे, और सब चीज़ें एक साथ एडिट आपका जुड़ गया। इसको हम अंडू करते हैं। स्पीड के साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है टाइम रैम्प है, और इसको रीमैपिंग भी बोलते हैं, टाइम रैम्प भी बोलते हैं, स्पीड रैम्प भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप स्पीड के साथ चेंज कर सकते हैं उसकी वेरिएशन को, उसकी वेलोसिटी को। जिस तरह के आपके पास अगर एक स्लो मो शॉट चल रहा है, आप उसको एकदम से तेज़ कर सकते हैं, आप उसको दोबारा स्लो कर सकते हैं। पर आपने अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा आजकल तो ये ट्रीटमेंट बन गया है कि आपकी स्पीड को बार बार चेंज किया जाता है, और जिसकी वजह से आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, और बाज़ दफ़ा आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा आती है। किस तरह से हम इसको करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी टाइमलाइन पे अपने क्लिप को वर्टिकल थोड़ा जूम कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक स्टेप जूम करने से मुझे यहाँ पर अपनी की फ्रेम की लाइन नज़र आ रही है, और जूम करके आपको और ज़्यादा विजिबल हो सकती है। और अगर ये जूम नहीं हुआ तो आपको इस वक्त नहीं नज़र आ रही। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास जूम हुआ होता है, लेकिन आपके पास यहाँ से सेटिंग्स में से ये शो वीडियो की फ्रेम्स की ऑप्शंस अनचेक हुई हुई होती है। देखें अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी आप इसको जितना भी जूम करते जाएंगे आपको वो लाइन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स में से बंद है। तो मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, शो वीडियो की फ्रेम्स करूँगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी आप देख सकते हैं ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली ये इसको मैं अगर छेड़ूंगा तो ये इसकी ओपेसिटी को चेंज कर रहा है। 3 ऑप्शन मेरे पास यहाँ मौजूद होती हैं। आपके पास छोटा सा ये एफएक्स लिखा हुआ है, अगर आपको इसको नहीं, आपकी स्क्रीन में और बहुत ज़्यादा छोटा है, आप इसको और वर्टिकल कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन कर लें,
आपको बेहतर नज़र आएगा। आपको इस वक्त ऑडियो पे काम नहीं करना, आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लें और इस एफेक्ट्स के ऊपर मैं अगर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर मोशन, ओपेसिटी और टाइम रीमैपिंग की ऑप्शन आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी सिलेक्ट हुई होती है और हम चाहें तो मोशन में फर्दर इसकी पोजीशन, स्केल वगैरह पे काम कर सकते हैं। अभी हमने स्पीड को देखना है, टाइम रीमैपिंग को देखना है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास ये की फ्रेम यहाँ पे नज़र आ रहा है टाइमलाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि अब ये आपको की फ्रेम्स जो हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपनी स्पीड के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पेन टूल, उसके साथ आपको यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड करने होंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक अगर आपके पास क्लिप चल रहा है, आपको जिस पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड चेंज करनी है वहाँ पर आप एक अपना की फ्रेम ऐड कर लेंगे और जहाँ तक आपको स्पीड करनी है आप वहाँ पर भी अपना की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 जगह पे की फ्रेम ऐड कर लिया। मैं वापस अपने सिलेक्शन टूल में जाऊँगा। अगर तो मुझे इसकी स्पीड तेज़ करनी है इन 2 की फ्रेम्स के बीच में, तो मुझे इसको इस लाइन को ऊपर लेके जाना होगा। आप देख रहे हैं मेरे पास छोटा सा परसेंटेज भी लिखा आ रहा है राइट पे। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ वो बढ़ता जा रहा है 250, 260, 300 और मैं एक पॉइंट पे जाके इसको चले 350 के अराउंड मैं इसको यहाँ पर 350 पे इसको रिलीज़ करता हूँ। तो क्लिप की ड्यूरेशन भी कम हो गई है और यहाँ से आपका स्पीड जो है बढ़ चुकी है। हम इसको प्ले करके देखते हैं क्या फिजिकली उस पर फ़र्क पड़ा। अगर आपने नोट किया हो इस इतने एरिया में नॉर्मल स्पीड है 100% और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्पीड तेज़ हुई है और फिर से वो नॉर्मल हो गई है। इसको बेहतर दिखाने के लिए मैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ ताकि आपको एक मेजर डिफरेंस अपनी स्क्रीन पे नज़र आए। मैं इसको कर रहा हूँ 750 और ये मैं माउस से इसको ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर की तरफ और वो स्पीड तेज़ होती जा रही है। अब हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शुरू में आपके पास स्पीड और अब आप इसको अगर थोड़ा सा और जूम करें, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है क्योंकि अभी भी बिल्कुल एकदम से स्पीड आपकी तेज़ हो रही है। आपके पास ये ऑप्शन तो आप कट करके भी कर सकते थे। आपने सेम क्लिप को कट किया, फिर स्पीड बढ़ाई और फिर कट किया, दोबारा स्पीड नॉर्मल कर दी। इस तरह से आप उस पर भी कर सकते थे। अभी क्या हो रहा है, एक छोटा सा जर्क आता है कि ठक करके स्पीड आपकी फ़ौरन तेज़ होती है और फिर फ़ौरन ही वापस नॉर्मल पे हो जाती है। टाइम रीमैपिंग के थ्रू या फिर इस पेन टूल से की फ्रेम ऐड करने के लिए आपको फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर इस पॉइंट को एक्सपेंड करें तो आपके पास बेसिकली इस वक्त ये मार्जिन है कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इस वक्त जर्क एकदम से कट की तरह बिल्कुल स्पीड नहीं चेंज होगी, बल्कि एक स्मूथ सी एक ट्रांजिशन बनेगी जिसकी बात आपकी स्पीड इस एरिया इस नॉर्मल स्पीड से इस स्पीड पे शिफ्ट होने के लिए इतना आपके पास ये मार्जिन है और उसके बाद वापस आने के लिए आप स्मूथली नॉर्मल स्पीड पर आ जाएंगे। एक इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग ये कर लेते हैं कि जो आगे स्पीड है उसको मैं नॉर्मल से भी स्लो कर लेता हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास की फ्रेम ऑलरेडी ऐड है उधर और यहाँ से इस लाइन को मैं नीचे कर रहा हूँ और इसको मैं ले गया हूँ 40, इसको मैं 50% कर लेता हूँ। अब हम इसको प्ले करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रा स्मूथ ट्रांजिशन नज़र आएगी। पहले बिल्कुल जर्क के साथ हुआ था। फुल स्क्रीन करते हैं हम इसको प्रीव्यू। तो आपने देखा कि बीच में काफ़ी स्मूथ हो गया और आपको बीच में इसको चेंज करके भी डिफरेंस नज़र आया। आपके की फ्रेम पे डिपेंड करता है, आप फर्दर चाहें तो ये स्पीड तेज़ की, आप चाहें तो दोबारा भी इसको कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे। ये इतने एरिया में हुआ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा था आप अपने की फ्रेम्स को मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। तो आप सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि मल्टीपल जगह पे जितना आपके पास क्लिप है आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टाइम रीमैपिंग से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके क्लिप में बड़ी जान डाल सकते हैं और आप इसको बड़ा पर्पसली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत है उस मेन एक्शन को स्लो करने की और उससे पहले वाला एरिया फास्ट करने की। एक तो ये थोड़ा सा ज़रा ग्लैमराइज भी लगता है शॉट आपका और मज़ीद डिटेल आपको नज़र आ जाती है। एक दफ़ा फाइनली इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं।
और ये भी आपके पास एक छोटी सी यहाँ पर भी स्पीड ये तेज़ हुई। तो ये हमने अभी स्पीड और टाइम रीमैपिंग या टाइम रैंप को देखा। इसकी आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरीके से हम स्पीड से प्ले अराउंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप फ़नी कॉमिकल ट्रीटमेंट में ले जाके अपने क्लिप्स को लूप करके कहीं पर रिवर्स में चला के बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी किस तरीके से साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करके। तो ये बड़ा फ़न पार्ट है एडिटिंग का, इसको आप ट्राई करें, मैक्सिमम ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। टाइम रीमैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी भी है, इसको भी आप देखें। फर्दर आगे लेक्चर्स में और चीज़ें भी देखते जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें।